ये है केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 68। पहला क्वेश्चन है ये केमिस्ट्री का 2021-22 बी सीरीज AMU 10+2 साइंस डिप्लोमा इंजीनियरिंग का पेपर का। ठीक है, तो क्या दे रखा है इसमें? प्रोपेन विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8 हैज़ डैश 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 कोवैलेंट बॉन्ड्स। यानी जो प्रोपेन है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8 है, इसमें कितने कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं? चॉइस में दे रखा है ये 6, B 7, C 8, D 9। ठीक है, प्रोपेन C3H8 प्रोपेन जो है ना, हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा होगा, कार्बन कंपाउंड 10th क्लास में एक चैप्टर है कार्बोनेट्स कंपाउंड, और उसमें हाइड्रोकार्बन्स जो हैं अपने कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं, उस बॉन्ड के बेस पे 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है हाइड्रोकार्बन्स। एक है, पहले तो 2 कैटेगरी में, एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो जो हाइड्रोकार्बन्स है, मैं थोड़ा सा आपको थ्योरी बता दूं, क्योंकि नेक्स्ट जब पेपर्स में करेंगे तो ये थोड़ा कंसेप्ट होगा, और आपने पढ़ा भी होंगे, आप पढ़े भी होंगे, आप लोग क्लास में टीचर ने पढ़ाया भी होगा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। और ये 2 टाइप्स के होते हैं कार्बन के बीच में बॉन्ड की वजह से। एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में यानी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, और जितने भी ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिसमें कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हर जगह होगा, इनका ग्रुप है, नाम है इसका अल्केन, NaNeN, अल्केन। पहचान के लिए कितने कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन अटैच होगा, उसका एक जनरल फॉर्मूला दे रखा है CnH2n+2 अल्केन ग्रुप का, कि कितने कार्बन होंगे तो कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे। N फॉर नंबर ऑफ कार्बन एटम, H2n+2 क्या है? जितना कार्बन का एटम होगा, हाइड्रोजन डबल से 2 ज़्यादा होगा, डबल से 2 ज़्यादा होगा। मतलब मान लो कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 4 का डबल करेंगे 8, और उसमें 2 प्लस करेंगे 10 हाइड्रोजन होंगे। कितनी बात सुन रही? तो इसमें कितने कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है अल्केन ग्रुप में, ये एक जनरल फॉर्मूला दे दिया। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं। अनसैचुरेटेड में 2 है, ठीक है ना। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स 2 टाइप्स के हैं। कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड दिखाया, इस सीरीज को बोलते हैं हम लोग अल्कीन। ठीक है, और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है ना। कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इसे कहते हैं हम लोग अल्काइन। इसका एक जनरल फॉर्मूला, कितने कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होंगे, इसका एक जनरल फॉर्मूला CnH2n, ये एक जनरल फॉर्मूला दे रखा, कितने कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन अटैच होगा। कार्बन जितना होगा हाइड्रोजन उसका डबल होगा। मान लो कार्बन इसमें 4 है, हाइड्रोजन 8 होगा, लेकिन अल्केन में क्या था? डबल से 2 ज़्यादा। ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गए। और अल्काइन में क्या होता है? इसका एक जनरल फॉर्मूला दे रखा है CnH2n-2,
जितना कार्बन होगा उसका डबल से 2 कम हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अगर कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन डबल से 2 कम, यानी कि डबल करेंगे 4 का तो 8 और उसमें 2 कम यानी 6 हाइड्रोजन होंगे। कितनी बात समझ में आई? जितने भी हाइड्रोजन हैं जो अटैच होंगे वो सब कोवेलेंट बनाएंगे, वो सब कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो वो जितने हाइड्रोजन उतना कोवेलेंट तो है ही है, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो भी सिग्मा बॉन्ड बनता है, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है ना, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो एक कोवेलेंट बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक पाई बॉन्ड बनता है। और जिसमें 3 होंगे उसमें एक तो सिग्मा या कोवेलेंट होगा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है ना, पाई बॉन्ड आपके क्लास में 10th क्लास में शायद है नहीं ज़्यादा। पाई बॉन्ड बोलते हैं हम लोग। एक होता है एक्सियल ओवरलैपिंग, तो कभी हम इसको अलग से डिस्कस कराएंगे। एक्सियल ओवरलैपिंग होता है तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और पी ऑर्बिटल का साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है तो वो पाई बॉन्ड बनाता है। बड़े क्लास में हम समझाएंगे आप लोग को, केमिस्ट्री का वीडियो देखेंगे तो उसमें आएगा, तो समझ में आए सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें क्या है, अगर डबल बॉन्ड है तब भी एक कोवेलेंट बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तब भी एक कोवेलेंट है, और कार्बन का सिंगल बॉन्ड है तब भी एक कोवेलेंट बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन के बीच में कितने कार्बन्स है उसके हिसाब से कोवेलेंट बॉन्ड गिन देते हैं। इतनी बात सुन में। अब हमें पहले इसका प्रोपेन का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें बॉन्ड स्ट्रक्चर दिखाएंगे उसमें। ठीक है ना, स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये कार्बन है 1, ये 2, ये 3 कार्बन हो गए। ये 3 कार्बन है तो 2 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए। और ये एक कार्बन जो ना 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन का जो वैलेंसी होता है टेट्रा वैलेंसी होता है, यानी 4 बॉन्ड बनाएगा वो। तो हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाना चाहता है, तो एक इधर एक इधर, 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए इस कार्बन के। इस कार्बन के आगे पीछे 2 बॉन्ड हो गया, एक ऊपर नीचे कर लेंगे, ये 4 हो गया। इस कार्बन का भी 1 है ऊपर नीचे दाएं, ये 4 इसके भी हो गए, सबके 4 हो गए। और ये हाइड्रोजन से हमने अटैच कर दिया। कितनी बात सुन में आई? ये हमारा अटैच हो गया है हाइड्रोजन से। ठीक, अब अगर गिनेंगे तो हाइड्रोजन कितने हैं? 8 हाइड्रोजन है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन है। और कार्बन कार्बन के बीच में ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है, तो 8 कोवेलेंट बॉन्ड हो गया हाइड्रोजन की वजह से। और एक ये कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, और एक ये कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, यानी टोटल 10 बॉन्ड हो गए। टोटल कितने बॉन्ड हो गए? प्रोपेन में टोटल 10 कोवेलेंट बॉन्ड है, 10 कोवेलेंट बॉन्ड्स इसमें प्रोपेन में मिलेगा आपको। किसी भी हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कितना बॉन्ड बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड, उसके लिए क्या करेंगे, एक हम लोग नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम नंबर ऑफ कार्बन एटम -1 कर लीजिए। ये एक जनरल हम फॉर्मूला बना लिए कोवेलेंट, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है ना, ये फॉर्मूला लीजिए। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं उसमें, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं उसमें, 1 माइनस कर दिए। अब जैसे यहाँ पे है कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 8, नंबर ऑफ कार्बन कितना है 3, फिर -1 करेंगे, 11 - 1 10, तो 10 कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ये अल्केन ग्रुप में भी है, ये अल्कीन अल्काइन ग्रुप सब में वैलिड करता है। ये फॉर्मूला सब में वैलिड करेगा, अल्काइन में भी अल्कीन में भी वैलिड करता है। आपको लेना है कितने हाइड्रोजन है मॉलिक्यूल में और कितना कार्बन है, कार्बन में से 1 कम कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे। अब बता रहे कि इसमें चॉइस में है नहीं, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, तो इस चॉइस में जो दिया हुआ क्वेश्चन है चॉइस गलत है। ठीक है, इसका चॉइस गलत है, इसका चॉइस होगा 10।
तो ये क्वेश्चन में चॉइस में एरर है। कितनी बात सुन में ये समझ में आ गया। आगे चलते हैं। ये जो चॉइस दे रखा है, जब NCERT 10th क्लास कार्बन कंपाउंड के एक्सरसाइज में जाएंगे, एक्सरसाइज में तो सबसे पहला ही कंपाउंड है, पहला ही क्वेश्चन है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इथेन है विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इथेन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इथेन, इथेन विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6, ठीक है ना। हैज डाइडाइडर कोवैलेंट बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड्स होंगे इथेन में कोवैलेंट बॉन्ड, तो उसके हिसाब से ये 8 हो जाएगा। और ये सवाल NCERT के एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। इथेन विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हैज कोवैलेंट बॉन्ड्स, और ये चॉइस भी बिल्कुल यही चॉइस है। इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन तो वहीं से बनाया गया है, लेकिन इथेन की जगह पे वो प्रोपेन लिखा हुआ है और उसका चॉइस प्रोपेन के हिसाब से चेंज नहीं किया गया है, चॉइस वही डाल दिया गया है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन में थोड़ा एरर है। वेल, ये तो एरर है। और 10th है, 10th कोवैलेंट बॉन्ड, इसका जो प्रोपेन है, क्वेश्चन में आपका जो टाइप्ड है वो प्रोपेन है, ठीक है, B सीरीज का। तो इसीलिए इसको देख लीजिएगा, और हो सकता है कि चॉइस को बाद में दिया गया होगा आंसर। कभी कभी ऐसा तो क्वेश्चन हो जाता ना, तो उस क्वेश्चन को डिलीट करके फिर उसको कंसीडर करते कितने क्वेश्चन बचे, उसी में से बच्चों को काउंट करते हैं। तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। एक बार जब बता दिया था कि भाई ये क्वेश्चन गलत है, तो उसे क्वेश्चन को ही डिलीट कर देते हैं। अब जैसे 100 क्वेश्चन था तो अब 99 क्वेश्चन हो जाएगा, उसमें से देखिए कितना। अगर मान लो 2-4 क्वेश्चन और गलत थे तो अब टोटल मान लो 95 है, तो 95 में ही काउंट होगा, 100 क्वेश्चन काउंट नहीं होगा। किसी का गलत है तो उसको भी कोई नुकसान नहीं है, जिसके सही थे उसके भी नुकसान नहीं है, ठीक है ना। ठीक, तो ये इस तरह से दे रखा है। कितनी बात समझ में आई? ये कभी भी कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर निकालना चाहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड निकालना चाहेंगे, तो चाहे तो NH नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ कार्बन -1। ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ अल्केन ग्रुप में वैलिड है, ये अल्कीन में भी है, अल्काइन में भी है। मैं एक एग्जाम्पल लेके समझा दे रहा हूँ, अगला क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन एक एग्जाम्पल जैसे अल्कीन से लेके समझा दे रहा हूँ, ठीक है, कि ये फॉर्मूला वैलिड है या नहीं उसके लिए, ठीक है। तो इसे मैं मिटा देता हूँ, समझ में आ रहा है। इसका चॉइस है 10, लेकिन वो नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से, तो कोई बात नहीं। आपको एक तरीका पता होना चाहिए कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में कोई एक कंपाउंड, जैसे मान लो पेंटीन ले लिया, क्या पेंटीन नाम सुना है पेंटीन का? पेंटीन एक शैम्पू भी आता था, शैम्पू भी आता था पहले, अभी पता नहीं आता है अवेलेबल है ना। पेंटीन ऐड भी आता था। पेंटीन, पेंट मतलब कितना? 5, पेन मतलब होता है ये 5। कार्बन के जो पहला जो नाम है, जैसे मिथ 1, इथ 2 कार्बन, प्रोप 3 कार्बन, ब्यूट 4 कार्बन, पेंट 5 कार्बन, हेक्स 6 कार्बन, हेप्ट 7 कार्बन, ऑक्ट 8 कार्बन, नन 9 कार्बन, डेक 10 कार्बन। तो ये जो है ना नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से उसका नाम दिया गया है। बाद में ANE जुड़ता है तो अल्केन ग्रुप बताता है, इन जो ENE ऐड होता है तो ये अल्कीन ग्रुप को दिखाता, YNE ऐड होता है तो अल्काइन ग्रुप को दिखाता है। अल्काइन मतलब उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है कहीं ना कहीं। अब इसमें क्या बोला कि पेंट मतलब 5, ऐसे हमने 5 लिख दिया, ये 5 कार्बन हो गया, ये पेंट हो गया। लेकिन इसमें डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है क्योंकि इन लगा हुआ है, इन लगा हुआ, तो एक कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड है। लेकिन अगर कोई नंबर नहीं होता है तो इसका मतलब पहला ही जो बॉन्ड होगा वो डबल बॉन्ड होगा, और अगर कहीं और लगा होता तो उसको नंबर को बताते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये 2 नंबर बॉन्ड जो है ना डबल बॉन्ड है, तो पेंट 2 इन,
ये ऐसे लिखा जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो डबल बॉन्ड है वो 2 नंबर कार्बन जो है ना डबल बॉन्ड है, ऐसा लिखा जाता है। लेकिन इसमें कोई नंबर नहीं पड़ा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि पहला ही जो बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है। ठीक है, आगे चले। पेंटीन का जो जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n, यही तो होता है, जितना कार्बन हो उसका डबल हाइड्रोजन होगा। पेंट में 5 कार्बन है, पेंट में 5 कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितना, 10 हाइड्रोजन होगा। ये जो हम लोग जनरल फॉर्मूला लिखा था NH नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ कार्बन -1, तो यहाँ हाइड्रोजन है 10, कार्बन में 5, फिर -1, तो टोटल कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, 14 कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। अब हम लोग चेक कर लेते हैं 14 कोवेलेंट बॉन्ड बनते या नहीं बनते। ठीक है ना, ये देखिए कार्बन के 4 बॉन्ड बनने हैं, एक तो ऑलरेडी बना हुआ है, 2 3 4, इसके आगे पीछे एक बना हुआ है बॉन्ड, तो ये ऊपर नीचे 4 इसके भी हो गए। इस कार्बन के 2 आगे, एक आगे पीछे बना हुआ है, तो ये 2 लेके 4 कर दिया। इस कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए, 2 इधर 1 इधर, तो एक कहीं पे भी लेके ये हमने दिखा दिया, चाहे ऊपर ले लो चाहे नीचे ले लो, नीचे ले लिया। इसके भी 2, इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए ऑलरेडी, तो हम एक ऊपर नीचे ले लेते हैं। कितनी बात सुने, ये जितने भी रेड पेन से हमने दिखाया वो सब हाइड्रोजन से अटैच है और सभी कोवेलेंट बॉन्ड है। अब हाइड्रोजन को गिन देते हैं, 10 हाइड्रोजन आ गया, ठीक है ना, 10 हाइड्रोजन आ जाएगा और ये 10 कोवेलेंट हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो ऐसे हो गए। और ये देखिए ये वाला बॉन्ड जो है ना 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, और ये इसमें एक जो है ना कोवेलेंट बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। कोवेलेंट बॉन्ड होगा जो एक्सियल ओवरलैपिंग से होता है, और पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग से होता है। तो जो साइड वाइज होता है वो पाई बॉन्ड कहलाते हैं, वो कोवेलेंट नहीं होता। ठीक है ना, ठीक है, कोवेलेंट। कितनी बात सुन रही, तो इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ जो बॉन्ड होगा 14 आएगा ये। कितनी बात सुन में, आगे चले पीछे चले, आगे चलते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से दे रखा है कि कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये एक जनरल फॉर्मूला हम लिख ले सकते हैं इसमें पाई बॉन्ड के लिए। आमतौर पे अल्केन ग्रुप का ही पूछता है, क्योंकि पाई बॉन्ड पे जाके कंफ्यूज होते हैं कि पाई बॉन्ड कोवेलेंट क्यों नहीं है, आयनिक क्यों है। तो वो एक आयनिक होने का बहुत सारे न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, बहुत सारे उसका कंसेप्ट है, जिससे वो अट्रैक्ट होता है, रिपेल्ड होता है, पोलराइज्ड होता है। ठीक है ना, इंड्यूस्ड होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है, तो बहुत सारी बातें आ जाती है। तो इसलिए पाई बॉन्ड वाले बहुत कम देते हैं, अल्केन ग्रुप में देते हैं, सभी सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो आमतौर पे उसी में से आते हैं, इसमें से कम आते हैं। कितनी बार सुने तो आप कैलकुलेट करके कर सकते हैं ये फॉर्मूला आके। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 68, फर्स्ट क्वेश्चन कार्बन कंपाउंड का AMU 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग का केमिस्ट्री का पेपर का। मैं ये मिटा दे रहा हूँ थोड़ा सा, हम ये कि थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो बना है क्या है, ताकि आपको थोड़ा थोरोली रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, थोरोली रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, तो ये मैं मिटा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। रखा हमारा 67 क्वेश्चन, और क्या दे रखा मैं पढ़ के सुनाता हूँ। द ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया इन लेबोरेटरी वॉज फर्स्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया सबसे पहले तैयार किया गया किससे, अमोनियम साइनेट से, अमोनियम थियोसाइनेट से, अमोनियम आइसोथियोसाइनेट, अमोनियम कार्बोनेट, इनमें से किससे तैयार किया गया यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इसका आंसर है अमोनियम साइनेट। ठीक है, कितनी बात सुनिए, अमोनियम साइनेट। क्या बताए कि ये जो कंपाउंड बना है यूरिया, यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है,
और ये सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लेबोरेटरी में सबसे पहले प्रिपेयर्ड किया गया। बताते हैं कि इससे पहले कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में सिंथेसाइज या प्रिपेयर्ड नहीं किया गया था। बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत टाइम टू टाइम कोशिश किए, लेकिन किसी को भी सक्सेस नहीं मिला। ठीक है, अलग अलग टाइम में अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग कंट्री में अलग अलग टॉपिक के या उसको लेकर ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करने की कोशिश किए, मगर वो लोग सक्सेस नहीं हुए। और सक्सेस ना होने की वजह से एक कंसेप्ट डेवलप हो गया उस टाइम पे। उस कंसेप्ट का नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए, मगर वो सक्सेस नहीं मिला। और एक कंसेप्ट रूल करने लगा सबके दिमाग पे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जानते हैं क्या होता है? द कंपाउंड विच इज फाउंड इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलते हैं वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे हम लोग हैं, होमो सेपियन सेपियन है, हमारे बॉडी के अंदर ना जाने कितने कंपाउंड्स हैं जो एट ए टाइम हमारे बॉडी के अंदर केमिकल फिजिकल रिएक्शंस करने में इन्वॉल्व है। ठीक है, और उन सारे पार्ट्स के अंदर जो अलग अलग फंक्शंस अपने इंटीग्रेटेड काम कर रहे हैं, उन्हीं फंक्शन के ओवरऑल रिजल्ट पे हम लोग जिंदा हैं और अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं। अगर किसी भी पार्ट के किसी भी सेक्शन में किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्मूथनेस में डिस्टरबेंस आएगा तो एज ए होल हमें उसके तकलीफ़ का एहसास होगा कि हमें इस बॉडी के इस पार्ट में ये तकलीफ़ हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये सारा जो प्रोसेस बॉडी के अंदर चल रहा है हम लोग देख तो नहीं रहे, लेकिन इन केमिकल और फिजिकल प्रोसेस जो है बॉडी के अंदर, इन्हीं के ऑल टुगेदर इम्पैक्ट की वजह से हम लोग जिंदा हैं और कंफर्टेबल भी महसूस कर रहे हैं। एक पार्ट भी अपना और एक केमिकल रिएक्शन भी या कोई भी एक स्टेज भी रिएक्शन का डिस्टर्ब होगा तो उसका हमारे बॉडी पे बैड इम्पैक्ट पड़ता है। हम लोग हैं या दूसरे जितने भी एनिमल्स हैं, जैसे डॉग है, हॉर्स है, काऊ है, बिफेलो है, प्लांट्स हैं, ठीक है, इन सभी के अंदर जो केमिकल कंपोनेंट्स मिलते हैं जो अपने केमिकल रिएक्शंस कराते हैं उनके बॉडी में, उनके सरवाइव करने के लिए, वो केमिकल कंपाउंड्स को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो बताते हैं कि जो पहले जो है साइंस का जो जन्म हुआ है या जो साइंस का ज़्यादातर लोग साइंस की तरफ रुझान हुआ, साइंस पढ़े, साइंस को समझे, साइंस को तरफ इंटरेस्ट डेवलप हुआ, वो ज़्यादातर जो कंसेप्ट है 1800 के बाद का है, 1800 के बाद का कंसेप्ट है। आप पढ़ेंगे तो ज़्यादातर लेगा, हार्डली 2-4 कंसेप्ट ऐसे होंगे जो 1800 से पहले के हैं, वरना केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में, बायोलॉजी में या किसी भी साइंस के फील्ड में देखेंगे तो उसका ईयर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट को अगर स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि 1800 के बाद से साइंस में काफ़ी डेवलपमेंट आया है। लेकिन 1800 से पहले भी लोग काम करते थे। तो बताते कि 1800 से पहले जो लोग काम किए ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए लेबोरेटरी में, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पा रहे थे और इसीलिए सारे कंट्री के लोगों को, जो स्पेशली जो साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, तो उन्होंने बताया कि ये कुछ ऐसा मैकेनिज़्म है जो हम लोग लेबोरेटरी में उस मैकेनिज़्म को मेंटेन नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते। और उस वक्त एक कंसेप्ट दिया गया वाइटल फोर्स थ्योरी, इसको दिया गया वाइटल फोर्स थ्योरी, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने
उस पूरे मैकेनिज्म को मॉनिटर करने का जो पावर है वो हम में नहीं है, कुछ अलमाइटी है, कुछ वाइटल पावर है। जो वाइटल पावर आदमी के अंदर नहीं है वो को बनाने वाले के पास है, जो इस ज़मीन को, आसमान को, सबको बनाया है उसके पास है, और वही इसको बनाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को। इस थ्योरी का मतलब हुआ वाइटल फोर्स, एक पावरफुल ताकत, वाइटल ताकत है जो इसको बनाता है। ये कंसेप्ट था, इसका मतलब था। लेकिन जानते हैं कि कोई भी चीज़ साइंस में, आप जैसे हम लोग कहते हैं इम्पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे ही क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये यूरिया जो है सबसे पहले कैसे बना। साइंस का डिस्कवरी, बहुत सारे डिस्कवरी को जब हम लोग स्टडी करेंगे तो पता ये चलेगा कि ये एक्सीडेंटली डेवलप्ड हुआ है या डिस्कवर्ड हुआ है। मैक्सिमम, ज़्यादातर आप अगर देखेंगे कंसेप्ट साइंस का तो पता ये चलेगा कि ये इत्तेफाक से डिस्कवर हो गया, इत्तेफाक से ऐसा हो गया। तो साइंस का कंसेप्ट एंड इंसिडेंट आपस में बहुत ही कोरिलेट करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं चोली दामन का रिलेशन है, ठीक है ना। तो बताते हैं कि एक शाम ये वाइटल प्यूर यूरिया कैसे बना, तो नाम आता है जिसने सबसे पहले डिस्कवर किया या जिसने लेबोरेटरी में सबसे पहले बनाया है यूरिया, उस साइंटिस्ट का नाम है फ्रेडरिच हुलर। फ्रेडरिच हुलर, ये 1828 के आसपास की बात है। मे भी साल में 1-2 साल आगे पीछे हो सकता, लेकिन 1828 का ही टाइम है। फ्रेडरिच हुलर, इन्होंने सबसे पहले यूरिया लेबोरेटरी में बनाया। यूरिया लेबोरेटरी में कैसे बना, इसकी एक इंसिडेंट है, एक एक्सीडेंट है। कैसे बन गया ये, इन्होंने बनाया नहीं था पर बन गया, ठीक है ना। इन्होंने बनाया नहीं था पर बन गया। कैसे बन गया वो हम बताते हैं, कि वो कहानी बताते हैं। आंसर तो इसमें हमने लगा ही दिया, अमोनियम साइनेट से। यूरिया जो सबसे पहले कंपाउंड लेबोरेटरी में बना है वो किससे बना है, अमोनियम साइनेट से। मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, थोड़ी कहानी भी बताऊँगा और थोड़ा केमिकल इक्वेशंस भी लिखना है, ठीक है। तो मैं मिटाता हूँ इसे। क्या बताया कि पहले जो थे ये काम कर रहे थे और एक कंपाउंड्स बनाते थे, नाम था अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट जो है ना एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। कैसे ही अमोनियम साइनेट को बनाते थे तो बताते कि अमोनियम सल्फेट को पोटेशियम साइनेट के साथ रिएक्ट कराते थे और फिर अमोनियम साइनेट प्लस पोटेशियम सल्फेट बनता था। NH4 ट्वाइस सल्फेट पोटेशियम साइनेट, ठीक है। ये रिएक्ट करता था और अमोनियम साइनेट बना। ये दे रखा है, इसका नाम था अमोनियम, इसका नाम है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट को रिएक्ट कराते थे पोटेशियम साइनेट से। पोटेशियम साइनेट से, और जब ये रिएक्ट करके बनाता था ये अमोनियम साइनेट बनता था। अमोनियम साइनेट, ये पोटेशियम सल्फेट, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम लोग 2 लगाते हैं। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाते हैं और यहाँ पे भी 2 है शायद। ये एक रिएक्शन वो पहले फ्रेडरिच हुलर ये रिएक्शन कराते थे, क्या चीज़ का, अमोनियम सल्फेट का पोटेशियम साइनेट के साथ रिएक्ट कराते थे और अमोनियम साइनेट बनता था। फिर ये एक इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट था, ये एक इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट था और इस इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट को ये फिर इस्तेमाल करते थे, यानी इसको दूसरे प्रैक्टिकल करने में इस्तेमाल करते थे, ठीक है। साथ ही पोटेशियम सल्फेट बनता था।
लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि ये बना है मगर वो यूज़ नहीं हुआ, वो यूज़ नहीं हो गया। फिर रात में उसको रख के चले गए। नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में आए, फिर वो आगे उस केमिकल रिएक्शन को, प्रोसेस को आगे बढ़ाना था, दोबारा से उसको उस रिएक्शन को मतलब उस टेस्ट को आगे बढ़ाए कि अगला स्टेज किया जाए। लेकिन क्या देखा कि जो टेस्ट या जो रिएक्शन ये कराता था, नेक्स्ट डे जब उससे करा रहे तो वो हो ही नहीं रहा है, वो हो ही नहीं रहा। वो जो जिस रिएक्शन में इसका यूज़ होता था, फिर वो रिएक्शन को आगे बढ़ाता था, वो रिएक्शन कर ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये जो था, जो कल तक रोज़ उस रिएक्शन को कराता था और वो आगे हम लोग प्रोडक्ट बनाते थे, आज एक दिन रुकने की वजह से वो रिएक्शन कर नहीं पा रहा था। और इस तरह से ये जो था एक बहुत नई चीज़ हो गई कि वो रिएक्शन जो होता था अब नहीं हो रहा है। फिर ये टेस्ट किया गया कि ला इसे टेस्ट कर दीजिए, किससे रिएक्ट कर सकता है या किस तरह का टेस्ट देता है। जैसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो बहुत तरह के टेस्ट होते हैं, जैसे बाइनरिक टेस्ट होता है। अब जैसे हम लोग को डायबिटिक हो गया तो डायबिटिक कैसे पता चलता है? भाई यूरिन को ले आकर टेस्ट करते, उसमें केमिकल लगा डालते हैं, फिर उसको जो चेंजेस होते हैं उस चेंजेस से रीड करते हैं और उस रीडिंग से पता चलता है कि डायबिटिक है और किस लेवल का है, फिर वो अगला स्टेज होता है। तो इस तरह से इसके सॉल्यूशन को, जो रिएक्शन नहीं दे रहा था, उस सॉल्यूशन को आगे के लिए टेस्ट करना शुरू कर दिया। तो जब टेस्ट करने लगे उस सॉल्यूशन का, तो पता ये चला कि वो उस टेस्ट को दे रहा है जो यूरिया देता है टेस्ट, यानी यूरिया के टेस्ट को पॉजिटिव दिखा रहा है कि यानी ये जो सॉल्यूशन बना है ये यूरिया है, क्योंकि यूरिया ही कंपाउंड वो टेस्ट कर सकता था या वो टेस्ट को वैलिड करता था। तो क्या समझ में आया कि ये तो बनाया था अमोनियम साइनेट, मगर वो हो गया यूरिया। यूरिया हुआ कैसे? यूरिया का फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, इसको बताया यूरिया बना कैसे। तो यूरिया का मैं पहले फॉर्मूला यहाँ बता देता हूँ। क्या लिखा है? CONH2 ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, बैलेंस करने के लिए शायद 2 दे रखा है ये, ठीक है ना, ये 2 दे के बनाया है यूरिया। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन यूरिया तो बनाया नहीं था, ये तो बनाए थे अमोनियम साइनेट। ठीक है, अमोनियम साइनेट यूरिया बना कैसे? और क्या देखा गया कि जब भी कभी अब क्या देखा गया कि जब भी कभी हम लोग अमोनियम सल्फेट को पोटेशियम साइनेट से रिएक्ट कराते हैं, अमोनियम साइनेट ठीक बनता है। और फिर इसका अगर करंटली हैंड टू हैंड अगर हम दोबारा जिस रिएक्शन को पहले कराते थे उससे कराएंगे तो ठीक वो रिएक्शन करता, बिल्कुल सही। लेकिन अगर कुछ घंटों तक, 10, 12, 15 घंटों तक अगर छोड़ देते हैं तो फिर वो रिएक्शन नहीं करता। अब वो यूरिया का टेस्ट देने लगता है और यूरिया दिखाता है कि वो जो सोल्यूशन है वो यूरिया है, यूरिया का टेस्ट देता है। कितनी बात सुन में आगे चले। तो जब ये इस तरह से बार बार करने के बाद उन्होंने एक्सीडेंटली ये यूरिया का बनाने का तरीका बताया। क्या बताया कि जैसे ये बनता अमोनियम साइनेट तो हैंड टू हैंड यूज़ करते हैं तो उनका अपना एक कन्फिगरेशन होता है, अरेंजमेंट होता है सारे इसके कंपोनेंट्स के, सारे इसमें जो मॉलिक्यूल अटैच है उसके। लेकिन जब उसे छोड़ देते हैं कुछ टाइम तक के लिए तो वो दोबारा से रीअरेंजमेंट करते हैं। ठीक है ना, तो रीअरेंजमेंट करते हैं और रीअरेंजमेंट करने के बाद ये इस तरह का एक कंपाउंड बना लेते हैं और ये कंपाउंड जो है यूरिया होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ये। तो इस तरह से सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया लेबोरेटरी में सिंथेसाइज हुआ 1828 में। और इसके सिंथेसाइज होने के बाद वो जो वाइटल फोर्स थ्योरी था उस कंसेप्ट का डेमोलिशन हो गया, यानी वो कंसेप्ट वैनिश हो गया। उसके बाद ये आया कि नई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जा सकता है क्योंकि इन्होंने बना है। और उसके बाद फिर से दोबारा से दुनिया में हर तरफ इस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने का काम शुरू हुआ और नए ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने भी लगे। नए जो मिलता वो सब कंपाउंड बनाने लगे, मिलने लगा। और फिर ऐसे करते 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 इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड बने हैं, इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड दुनिया में बना है कि उन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ने,
समझने के लिए अलग से एक ब्रांच बनाया गया है, नाम है उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है ना, बिल्कुल अलग से एक ब्रांच बनाया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और आज की डेट में हम लोग इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए ऑर्गेनिक कंपाउंड पे कि इसके बिना हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते, इसके बिना ज़िंदा नहीं रह सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड का इतना ज़्यादा हम लोग डिपेंडेंट हो गए। कोई भी लाइफ में हमारी ऐसी चीज़ नहीं है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का ना बना हो। हम सुबह से शाम तक जितनी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो नेचुरल तौर पे या फिर इस तरह से, उसमें ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड के बने हुए प्रोडक्ट हैं। हम लोग इससे चारों तरफ से घिर चुके हैं। और अब जो है मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने हुए हैं। इन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो मेन एलिमेंट होता है वो है कार्बन। कार्बन कंपाउंड भी बोलते हैं इसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कार्बन कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? तो ये दिखा रखा है 67 क्वेश्चन। यूरिया सबसे पहले किस कंपाउंड से बना है? अमोनियम साइनेट से बना है। हुलर ने 1828 में ये डिस्कवर किया है, वो भी एक्सीडेंटली। ठीक है ना, जैसे न्यूटन ने ग्रेविटी इसका डिस्कवर किया, सर पे फल गिर गया, फिर वो ग्रेविटी के बारे में सोचते सोचते दे दिए। ऐसे एलिसेंड्रो वोल्टा ने बैटरी का डिस्कवर किया, इत्तेफाक से फ्रॉग डिसेक्शन करा रहे थे, और फ्रॉग डिसेक्शन कराते कराते उनको झटका लगा, तो फिर उससे आगे प्रोसेस को बढ़ते बढ़ते वो आगे चल के बैटरी बनाया गया। तो अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे साइंस के बड़े बड़े जो डिस्कवरी हैं वो एक्सीडेंटली हुए हैं, इत्तेफाक से हुआ है। तो साइंस का और इत्तेफाक का एक गहरा रिलेशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करने चल रहे हैं, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। मैं थोड़ा ज़्यादा इसलिए बता दे रहा हूँ, आंसर भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ ताकि बाद में जब पेपर हम करें या फिर जब आप देखें, आप पता नहीं ये सब बातें पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन ये सुनेंगे समझेंगे तो हो सकता है कि कभी इस तरह के ज़रूरी नहीं कि आप यही पूछे कि अमोनियम साइनेट, कुछ और पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन के रेफरेंस में जो पॉइंट्स हैं वो मैं आसपास की जो बातें हैं वो बातें भी मैं बता दे रहा हूँ, ताकि सुन के समझेंगे और समझ के फिर जो आएगा। हम लोग तो सुनने हैं ना, सुन के समझते हैं। बहुत लोग हैं सुनते हैं समझते हैं, सुन के समझते हैं, फिर उसके बाद जो है आपको क्वेश्चन करने में और आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, ओके। ये अगला क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वो पीछे वाला क्वेश्चन 67 लिखा गया है, वो है 69। ठीक है, पिछला क्वेश्चन जो 67 लिखा है वो है 69। तो वो आप लोग थोड़ा देख लीजिए, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 70 दे रखा है, और क्या दे रखा बताता हूँ। द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटोनोइक एसिड इज, ब्यूटोनोइक एसिड का इसमें से कौन सा फॉर्मूला है? ये देखिए, ये दे रखा है ए, ये बी दे रखा है, ये सी दे रखा है, ये डी दे रखा है। ठीक है, ब्यूटोनोइक एसिड, ये जो है जितने भी हमारे जो हाइड्रोकार्बन्स है, स्पेशली अल्केन ग्रुप के, तो हाइड्रोकार्बन जो ना अल्केन ग्रुप होता है, और उसका अल्केन का जो नेचुरल अल्केन है CnH2n+2 का, वो उनका अपना एक फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। लेकिन अगर उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे, डिस्प्लेसमेंट कर दे, और कोई दूसरा उसके जगह पे एलिमेंट्स आके अटैच हो जाता है, तो वो उसके अटैच होने की वजह से उसका फिजिकल केमिकल बिहेवियर चेंज हो जाता है, और वो एक नए तरह का कंपाउंड्स बन जाता है डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से। और वो जो नया करैक्टर आता है उस एलिमेंट के अटैच होने की वजह से आता है। इसको हम लोग जो अटैच होता है उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। और उस फंक्शनल ग्रुप किस ग्रुप से ग्रुप होता है, वो जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, उसी के रिस्पेक्ट में उसका केमिकल फिजिकल बिहेवियर चेंज होता है।
हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनका जो फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी क्लासिफाई किया गया है। मैंने नंबर के हिसाब से बताया था कि अगर एक कार्बन होगा तो मिथ बोलते हैं, 2 कार्बन होगा इथ, 3 प्रॉप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स। लिखने की जरूरत तो है नहीं, समझ में आ रहा है, हेप्ट, ऑक्ट, नैना, डेक आता है। तो हम लोग थोड़े से फंक्शनल ग्रुप को समझ लेते हैं, फिर इसके बाद ये बताएंगे, क्योंकि फिर आगे भी जब आप लोग अपेयर होगे टेस्ट में तो इस तरह की चीज़ें आती रहेंगी। तो थोड़ा सा ये फंडामेंटल मैं क्लियर कर दूं, जो लोगों को क्लियर नहीं है, जिन्हें आता है तो उसकी अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है। तो क्या बताए कि एक होता है हैलोजन ग्रुप, जैसे मान लेते हैं हम लोग एक इथेन है, क्या ये इथेन, हम लोग इधर से लेते हैं C2H6, ये इसका नाम है इथेन। इथ मतलब 2 कार्बन और एन मतलब सिंगल बॉन्ड। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग इस तरह से, ये हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह से लगे हुए, ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन लगे हुए, ठीक है ना, ये इथेन कहलाता है हमारा। लेकिन अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दें, हेलोजन ग्रुप अटैच कर दें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से, हेलोजन जानते हैं जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इनके ग्रुप को बोलते हैं हेलोजन ग्रुप। 7वां ग्रुप 17 ग्रुप कहलाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको एक हाइड्रोजन को हटाकर और मान लो एक क्लोरीन को अटैच कर दिया यहाँ पे, इस क्लोरीन को अब एक से दिखाएंगे, कोई भी क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। तो अब इसके पास बचा कितना है, C2H5, हाइड्रोजन 5 बचेगा क्योंकि एक तो चला गया, और इसकी जगह पे एक X आके लग गया, ये हेलोजन ग्रुप होगा, जो क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके अटैच होने की वजह से जो इथेन का अपना फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज था वो सभी चेंज हो जाएंगे इसके लगने की वजह से। तो यहाँ पे X जो हेलोजन ग्रुप का है ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। ऐसे ही मान लो अगर ऑक्सीजन का ग्रुप का लगता है तो इसमें जैसे कार्बन का ये 3 तो ऐसी है, यहाँ पे लेते हैं ये कार्बन, ऑक्सीजन जो है ना, एक ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होते हैं, ठीक है ना। तो ये एक यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन हटा, ये ऑक्सीजन आके अटैच हो गया, फिर ये हाइड्रोजन अटैच हो गया। इसके लिए कितने कार्बन का बॉन्ड हो गया, 2 तो हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ ले लेते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ ले लेते हैं, और 3 हाइड्रोजन ये ही था पहले से ऑलरेडी। अब ये OH ग्रुप लग गया और इसको बोलते हैं अल्कोहल ग्रुप। किसका, अल्कोहल ग्रुप। अब अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, C2H5, क्योंकि एक हाइड्रोजन हटा था और यहाँ पे आके OH ग्रुप लग गया, OH, ठीक है ना। अब ये अल्कोहल ग्रुप हो गया। इसका जैसे इसका नाम था इथेन पहले, जब OH नहीं लगा था तो, लेकिन अब क्या होगा, OH लगने के बाद ये E हट जाएगा, ओल ग्रुप लग जाएगा, तो क्या हो जाता है, इथेनॉल, इथेनॉल हो गया, इथेनॉल, ठीक है ना, OL लग गया यहाँ पे। अब बोलेंगे इथेनॉल, नाम तो सुना होगा इथेनॉल, बहुत ही कॉमन कंपाउंड है, बहुत सारे मेडिसिन बनाने में काम आता है, ड्रिंकिंग में भी लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, इथेनॉल। अगर एक कार्बन का होता तो मिथेनॉल हो जाता है, 2 कार्बन का है इथेनॉल हो गया। अगर 3 कार्बन, ये पेरेंट कार्बन जो है ना, पेरेंट चेन जो है, 3 कार्बन होते तो प्रोपेनॉल हो जाता है, 4 होता तो ब्यूटेनॉल हो जाता है, ई हट के ओल लग जाता है, 5 होते तो पेंटेनॉल हो जाता, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, इस तरह से ओल लग के इस तरह से इसका नाम बदल जाता है। और सबके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन हाँ, OH लगने के बाद एक ग्रुप बन गया, वो अल्कोहल का ग्रुप हो गया, ठीक है ना। ये हैलाइड का ग्रुप हो गया, हैलाइड ग्रुप दिख रहा है आपको, ये हैलाइड्स ग्रुप हो गया, हैलाइड्स ग्रुप, ये अल्कोहल ग्रुप हो गया, ये इसको हम बोलते हैं अल्कोहल ग्रुप हो गया ये, ठीक है ना। अगर इसी तरह से हम लोग ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बंद कर देते, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होते हैं, ये इस पर हाइड्रोजन नहीं होता, तो इसका अगर हम लोग बनाते थे, ये एक कार्बन है, ये यहाँ पर ये 2 बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन को 2 वैलेंसी होता है, 2 बॉन्ड कार्बन के साथ बना लिया। अब ये जो कार्बन है इसको 4 बॉन्ड बनाना है, तो 2 तो यहाँ बना लिया, एक यहाँ 3 बना लिया, एक हम लोग हाइड्रोजन अलग से ले लेते हैं तो 4 हो जाएगा। ये हाइड्रोजन हम लोगों ने ले लिया अलग से,
तो ये 4 हो गया इसका, और इसको चाहिए 3, तभी तो टोटल 4 हो जाएंगे। ये 3 हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि CH3CH, यहाँ पे बल्कि मैं हाइड्रोजन को ऐसे दिखा देता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन को, ठीक है ना। ये जो कार्बन है एक तरफ ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है और एक तरफ हाइड्रोजन से भी अटैच है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्डिहाइड ग्रुप। क्या बोलेंगे? अल्डिहाइड ग्रुप हो गया ये, ठीक है। और इसमें जो ई हट के अल लगता है, जैसे इसका नाम पहले था इथेन, ये ई हट के अब इसका नाम होगा अल। इथेन था ना, ये अल हो गया, AL अल, इथेनल, ये अल लग गया इसमें, इथेनल। 2 कार्बन था पेरेंट का तो ईथ हो गया वो, और यहाँ पे का ऑक्सीजन के साथ है तो इथेनल हो गया, ठीक है, इथेनल। ऐसे ही अगर 3 होता कार्बन डबल बॉन्ड होता ऑक्सीजन के साथ, जिसपे इसमें क्या कंडीशन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाया है तो उस कार्बन के साथ हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है ना, हाइड्रोजन होना चाहिए, तो ये इथेनल हो गया ये, ठीक है। अगर इसी तरह से अगर 3 होता तो प्रोपेनल होता, 4 होता तो ब्यूटेनल होता, 5 होता तो पेंटेनल होता, 6 होता तो हेक्सेनल होता है और हेप्टेनल होता है। इस तरह से जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा उसका वो बढ़ता जाएगा, लेकिन लास्ट में अल रहेगा। तो ये एक अल्डिहाइड ग्रुप बन गया। कितनी बात सुन में? अल्डिहाइड ग्रुप्स, ये ग्रुप्स है फंक्शनल ग्रुप, इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज चेंज होते रहते हैं। जब इसको अगर हम लोग ये अटैच होगा तो इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अल्डिहाइड ग्रुप हो गया। आगे दे रखा है एक, उसको हम बता रहे हैं, इतना समझ में आया, नोट करना तो नोट कर लिया, आप लोग भी नोट कर लिए, नोट करना तो फिर मैं इसके आगे के बताता हूँ, ठीक है, नोट करिए। अब ऐसे ही हम लोग का दे रखा है, ये जैसे हमारा नॉर्मल जो ना इथेन था हम लोग का, हम लोग लेके चल रहे थे, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये इथेन ग्रुप था नॉर्मल। अब हम लोग एक हाइड्रोजन को हटा रहे थे तो दिखाया था, ये हमने हालाइड्स ग्रुप दिखाया, अल्कोहल ग्रुप बताया, अल्डिहाइड ग्रुप बताया। एक आता कीटोन ग्रुप। कीटोन में क्या होता है, कार्बन जो ना ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, लेकिन कीटोन को बनाने के लिए देखिए मैं पहले बताता हूँ, ये कार्बन है, इसके साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बन गया। इस कार्बन के 4 बॉन्ड चाहिए, 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। देखिए 2 ऑक्सीजन के साथ होगा, एक इधर 4 कंप्लीट हो गया। और अब इसके साथ 3 हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि इस कार्बन को भी तो 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो 4 ये हो जाएंगे। इसके 1 बॉन्ड बने हुए, इसे भी 4 चाहिए, ये 4 इसने ऐसे बना लिए। लेकिन इस कार्बन पे अब हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड तो है, जैसे हम लोग अल्डिहाइड में था, यहाँ पे हम लोग डबल बॉन्ड बना लिए थे, ये हाइड्रोजन लगा लिया था, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगाया था अल्डिहाइड में। तो इस कार्बन पे जहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाया, उस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन भी था, लेकिन यहाँ पे जो है कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है। दोनों तरफ पीछे आगे पीछे जो है ना कार्बन से लगा हुआ, 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का लगा हुआ है। तो ये एक अलग ग्रुप बन जाता है, नाम है इसका कीटोन ग्रुप, कीटोन, ठीक है ना। इसमें सबसे कीटोन ग्रुप में सबसे पहला कंपाउंड क्या होगा, 3 कार्बन वाला कंपाउंड। पहला इस ग्रुप का सबसे पहला कंपाउंड जो बनेगा ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड, क्योंकि एक कार्बन पे डबल बॉन्ड बनाने हैं तो फिर बाकी जो ना कार्बन ही जुड़ा होना चाहिए, बाकी जो 2 है बॉन्ड बनाना है वो कार्बन में जुड़ना चाहिए, तो ये कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है ना। और कीटोन का जो नाम है, जैसे ये प्रोपेन, ऐसे नॉर्मल नाम क्या होगा इसका, पहले प्रोपेन रहा है, लेकिन अब कीटोन ग्रुप के जुड़ने को ऐसे प्रोपेनन इसका नाम हो जाएगा, प्रोपेन ई हटा के ONE ओन लगा दिया, प्रोपेनन, ये क्या कहलाएगा, प्रोपेनन। ऐसे ही ब्यूटेनन आएगा, इसके ऊपर ब्यूटेनन आएगा, पेंटेनन आएगा, हेक्सेनन आएगा, हेप्टेनन आएगा। कितनी बात सुन में? तो इस कार्बन में जिससे ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बना हुआ है उस पर हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ये कीटोन ग्रुप होगा। अगर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन है, तो ये अल्डिहाइड ग्रुप हो गया, ये अल्डिहाइड होगा। तो कितना समझ में आ रहा है, ये दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है, अल्डिहाइड ग्रुप हो गया। तो ये 4 ग्रुप हो गए, हैलाइड ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप्स। एक का दे रखा एसिड ग्रुप।
एसिड में क्या दे रखा है, जैसे ये हमारा कार्बन है, इसका एक तरफ से डबल बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन ने, ठीक है ना। एक दूसरा ऑक्सीजन है, ये यहाँ से एक बॉन्ड बना लिया, या यहाँ डबल बॉन्ड बना लिया, यहाँ सिंगल, और ये एक हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है। अब इस कार्बन के कितने बॉन्ड कंप्लीट हो गए, इस कार्बन के 3 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, एक इधर बनाया है, 2 ये बनाया है, अभी भी ये एक हाइड्रोजन से जोड़ के कंप्लीट कर सकता है 4 बॉन्ड। लेकिन इस कार्बन पे एक तरफ अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ अल्डिहाइड टाइप का, क्योंकि ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन है तो अल्डिहाइड है, तो ये दोनों फंक्शन लगे हुए हैं, ये होता है एसिडिक ग्रुप, ठीक है ना। इनको शॉर्ट में क्या दिखाएंगे, इधर H है, ये वाला H ही लगा दिया, और ये O है ये वाला, और ये OH ये वाला आ गया, ठीक है ना। ये जो ये OOH आता है, ये एसिडिक ग्रुप आता है, ठीक है ना, एसिडिक का फंक्शनल ग्रुप है। एक कार्बन है इसमें, इसलिए इसको एक कार्बन को मिथ बोलते हैं, मीथेन, तो मिथेनोइक एसिड, ओइक एसिड आता है, क्या आएगा इसमें, मीथेन, ये हो गया, ई हटाते हैं, कोई भी अल्केन ग्रुप का ई हट के बाकी फंक्शनल ग्रुप लगता है, तो इसमें आएगा ओइक एसिड, ओइक एसिड, ठीक है ना, ओइक एसिड, ये ई हट के ओइक आ जाएगा। मिथेनोइक एसिड एक कार्बन का, अगर 2 होता इथेनोइक एसिड होता है, 3 होता तो प्रोपेनोइक एसिड होता है, 4 होता तो ब्यूटेनोइक एसिड होता है, 5 होता तो पेंटेनोइक एसिड होता है, 6 होता तो हेक्सेनोइक एसिड होता, हेप्टेनोइक एसिड, ऑक्टेनोइक एसिड। इस तरह से जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उसके हिसाब से होते हैं। आगे अमाइन ग्रुप भी है, मगर आपके कोर्स के हिसाब से ज़्यादा अमाइन पे किया नहीं है, तो यहीं तक आपके कोर्स के हिसाब से बहुत है, और नंबर के हिसाब से। अब आते हैं इस क्वेश्चन को, मैं ये फंक्शन इसलिए बता दिया कि एक आइडेंटिफिकेशन आपको भी पता होना चाहिए कि कौन से, क्योंकि नोमेनक्लेचर इसको हम बोलते हैं, नोमेनक्लेचर IUPAC, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, किस तरह से अरेंजमेंट है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या नेचर है, उन सारे चीज़ों को कंसीडर करके कोई भी नया ऑर्गेनिक कंपाउंड जब डिस्कवर होता है उसका नेमिंग करने का काम करते हैं, ये नाम ग्रहण करते हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है तो किस महीने में पैदा हुआ है, क्या है, चांद तारे देख के सब लोग नाम रखते हैं ना, ऐसे ही। तो ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप, प्रॉपर्टीज़, वो सब देख के इसके नाम रखने का इस संस्था ऑर्गेनाइजेशन है IUPAC। फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये फुल फॉर्म है। ये नोमेनक्लेचर करते हैं, नेमिंग करते हैं, और उसी नोमेनक्लेचर का हर साल क्वेश्चन आता है। नोमेनक्लेचर के लिए फंक्शनल ग्रुप पे कोई कंपाउंड दिया रहता है, उसका नाम बताना होता है, या किसी का नाम दिया होता है उसका स्ट्रक्चर देख के बताना होता है इसमें से किसका स्ट्रक्चर है। अब जैसे ये नाम दे रखा है, ये ब्यूटेनोइक एसिड नाम दिया हुआ है, आपको इसमें से स्ट्रक्चर देख के बताना है। कितनी बात सुने, तो ब्यूट मतलब कितना है, 4। तो जो कंपाउंड में 4 कार्बन है उसे पहले चेक करते हैं, ठीक है ना। तो काउंट करते हैं इसमें 1 2 3 4 5, ये नहीं है। यहाँ पे देखिए 1 2, ये वाला 1 2 3 4 5, ये भी नहीं है। 5 है इसमें, 1 2 3 4 5, ये भी नहीं है। 1 2 3 4, ये ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। ये सिर्फ नंबर से ही देख के बता दिए, बाकी फंक्शनल ग्रुप देख लीजिए, है ये फंक्शनल ग्रुप। ऐसा भी हो सकता है कि 4 4 4 4 सब में होता है, लेकिन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है। 4 उसमें भी था, 4 इसमें भी था, 4 ऐसे भी हो सकता था, लेकिन फंक्शन ग्रुप अलग अलग था। किसी में कीटोनिक का होगा, किसी में अल्डिहाइड का होता, किसी में अल्कोहल का होता है, किसी में एसिड का होता है। तब भी हम लोग को ऐसे करना था, सिलेक्ट करना था। तो ये फंक्शनल ग्रुप को हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया ताकि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट को क्लियर किया जाए, और साथ ही ये क्वेश्चन करके देखा है। कितनी बात समझ में आई? मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ क्वेश्चन को, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि बाद के जो पेपर्स हम कराएंगे तो उनमें आप खुद भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये सेक्शन ऐसे हैं जो आते हैं, नोमेनक्लेचर तो आते ही आता है, आना ही आना है। इस साल भी आया, आप भी जब अपेयर हो गए तब भी आएगा। नोमेनक्लेचर बहुत कॉमन है और हर टेस्ट में आते हैं 10th क्लास के बाद का। ठीक है, तो नोट कर लिए, समझ लीजिए। इसका आंसर है
डी। ठीक है ना, इसका आंसर है डी। ठीक है ना, मिटा दो इसे। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं 71। ये 71 क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, और ये क्वेश्चन दे रखा, विच ऑफ द मेटल वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट बाय अदर 3 मेटल्स। ठीक है, बोला गया कि एक सोल्यूशन है, एक मेटल का सोल्यूशन है, वो कौन सा मेटल का सोल्यूशन होगा जिसको इन 3 एलिमेंट्स, इनमें से ये 3 में उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। उनमें से जैसे एक सोल्यूशन है जिसमें एक मेटल है, लेकिन अगर ये एलिमेंट डालें तो वो उसको डिस्प्लेस करके खुद से रिएक्ट करके खुद का कंपाउंड बना लेगा। अगर दूसरा डालेंगे वो भी डिस्प्लेस कर देगा, तीसरा डालेंगे वो भी डिस्प्लेस कर देगा, और वो खुद अपना कंपाउंड बना लेगा। कितनी बात सुनी? तो वो कौन सा कंपाउंड होगा मेटल का जिसको बाकी 3 इनमें से डिस्प्लेस कर सकते हैं? ठीक है, कितनी बात सुन में? मैग्नीशियम का सोल्यूशन, Ag सिल्वर का सोल्यूशन, जिंक का सोल्यूशन या कॉपर का सोल्यूशन? वो कौन सा सोल्यूशन होगा जो बाकी जो 3 हैं वो 3 उसको रिप्लेस करके डिस्प्लेस कर देंगे और वो खुद का कंपाउंड बना लेंगे? ये बताना है। क्या बताया गया कि जब भी कभी कोई सोल्यूशन अगर लेते हैं हम लोग मेटल का, तो एक कंपाउंड सोल्यूशन बन जाता है, लेकिन कोई अगर मेटल या नॉन मेटल अगर उस पर डालते हैं, वो जो मेटल या नॉन मेटल अगर जिसका वो सोल्यूशन है उससे अगर वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उस पुराने वाले मेटल को डिस्प्लेस करके वो खुद से खुद ही आके कंपाउंड बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। जैसे समझने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन बहुत कॉमन एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा, ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल है कि वो जैसे मान लो एक लड़का एक लड़की की दोस्ती है, ठीक है, दोनों में फ्रेंडशिप है, लेकिन वो जो लड़का है वो थोड़ा सा कम एक्टिव है, ज़्यादा केयर नहीं करता, ज़्यादा उसको रेस्पेक्ट नहीं करता या टाइम नहीं देता। ठीक है, एक दूसरा लड़का है, वो चाह रहा कि मैं इसको लड़के को हटा के मैं खुद दोस्ती कर लूँ, तो वो क्या करेगा? वो ज़ाहिर है वो दोस्ती करने के लिए करीब आएगा, दोस्ती करेगा, उससे ज़्यादा टाइम देगा, उससे ज़्यादा केयर करेगा, उससे ज़्यादा उसको अपनी तरफ माइल रखेगा। तो क्या होगा कि फिर वो जो है वो लड़की उससे इसको छोड़ उससे जाकर दोस्ती कर लेगी। आजकल देख ही रहे क्या फैशन चल रहा है। एनीवे, ये समझाने के लिए मैंने कहा, कोई ऐसे वो नहीं है कि बिल्कुल वो कर रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, एक्टिव होगा, उसके साथ उसकी बॉन्डिंग बन जाती है, और जो डल होगा, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होगा, बस वो हो गया, दोस्ती हो गई, किसी तरह से हो गई, लेकिन वो तो उसको बॉन्ड को बचा कर रखने के लिए भी काफ़ी दोनों को जतन करने पड़ते हैं। आज की वजह से शादी ब्याह हो जाती है, शादी हो गई, रिश्ते हो गए, लेकिन उस रिश्ते को शादी हो जाने से रिश्ते नहीं चलते कि शादी हो गई तो रिश्ते चलते रह गए। रिश्तों को बचा के लेके चलना पड़ता है उसको, ठीक है ना, उसको बहुत केयर करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, उसको बॉन्ड को, रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बना के रखना पड़ता है। कहीं कभी कमज़ोर ना पड़ जाए, वरना कमज़ोर पड़ेगा तो वो रिश्ते टूट जाएंगे। ठीक है ना, वो रिलेशन ख़त्म हो जाते हैं। बहुत लोग वो जा रहे, देख ही रहे आजकल क्या हो रहा है। पहले तो मैं क्या बताना चाह रहा था कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, समझाने के लिए मैंने ये कहा है, ये बातें मैंने बताई हैं। इसमें कोई हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि किसी को कोई हर्ट करना या किसी को नीचे ऊपर दिखाने का है, लेकिन ये है कि एक बात को समझाने के, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं। मेटल नॉन मेटल एक चैप्टर 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, देखेंगे, तो वहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के, वैसे तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स के रिएक्टिविटी सीरीज़ दिए गए हैं। उसमें जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स है ऊपर लिखे गए हैं, और उसके हिसाब से जो लेस रिएक्टिव उसके नीचे, तो जो मोर रिएक्टिव है ऊपर लिखे गए, जो जिनकी रिएक्टिविटी कम होती गई वो नीचे चलते गए। तो इनका एक सीरीज़ दे रखा है, रिएक्टिविटी सीरीज़, वो मैं लिखता हूँ। सबसे ऊपर दे रखा पोटेशियम, कैसे दिखाते हैं, सोडियम, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है दिया हुआ है आपके बुक में,
रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है ना, रिएक्टिविटी सीरीज है ये। जैसे जैसे नीचे जाएंगे वो घटता जाएगा। तो इसमें क्या बताया कि सबसे ऊपर जगह सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम, उसके नीचे सोडियम, उसके नीचे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, एल्युमिनियम भी है, एल्युमिनियम भी है एक, जिंक के ऊपर एल्युमिनियम, आयरन है, फिर लेड है, फिर हाइड्रोजन है, कॉपर है, Hg है, मरकरी है, फिर Ag है, सिल्वर है, Au है, गोल्ड को दिखाते हैं। ये थोड़ा सा सिंबल चेंज किया गया है, लिखा गया है साइंटिफिक नोटेशन में। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा। ऊपर वाला एलिमेंट कोई भी होगा, नीचे वाला कंपाउंड जिसका अगर किसी का होगा तो उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं कि कॉपर, ये यहाँ पे कॉपर है, इसके नीचे कौन सा है, Ag सबसे नीचे है, देख रहे ना, गोल्ड के जस्ट ऊपर है। तो सबसे नीचे जो है ना, इन सब में सबसे जो लिस्ट रिएक्टिव है वो सिल्वर है। ये जो सिल्वर है ये सबसे लिस्ट रिएक्टिव है। तो क्या लिखेंगे सोल्यूशन में, एमंग दीज, एमंग Mg, Ag, Zn एंड Cu। ठीक है ना, Ag is the least reactive metals। ठीक है ना। So the solution of silver will be replaced by all others three metals, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर। ठीक है ना, यानी अगर इसमें सिल्वर का अगर कोई सोल्यूशन है तो सिल्वर के सोल्यूशन को मैग्नीशियम भी रिप्लेस कर देगा क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक भी रिप्लेस कर देगा सिल्वर का सोल्यूशन को, और ये कॉपर भी रिप्लेस कर देगा। यानी मान लो सिल्वर सल्फेट है, अगर हम लोग मैग्नीशियम से रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट होगा, सिल्वर अलग हो जाएगा। यह सिल्वर सल्फेट को जिंक से करते हैं, जिंक सल्फेट हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा। या सिल्वर सल्फेट को अगर कॉपर से कराएंगे तो कॉपर सल्फेट बन जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा। क्योंकि सिल्वर जो है ना रिएक्टिविटी के हिसाब से इन सब में सबसे कम है। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है इसे आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। इसके बहुत सारे मोड है तो याद रखने के लिए कुछ लोग कुछ बना लेते हैं, कुछ लोग कुछ बना लेते हैं और उसको याद कर लेते हैं ताकि वो उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट के हिसाब से उसको नाम को याद कर लेंगे। तो आप भी देख के याद कर सकते हैं, बहुत सारे नेट पे दे रखे हैं, उस नेट पे कौन से आपको जो इजी पड़ता है उससे आपको याद कर लीजिएगा एक सीरीज़ को। तो इससे आपको सीरीज़ याद होगा तो ये पता रहेगा कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। जो ऊपर आएगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, वो नीचे आएगा वो कम रिएक्टिव होगा। मोर रिएक्टिव जो है लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देता है। कितनी बात सुन में ये। तो ये भी एक बहुत ही कॉमन सेक्शन है, यानी ऑलमोस्ट सभी सेक्शन कॉमन है, कोई तो लेस इंपॉर्टेंस है नहीं, सभी इंपॉर्टेंट पार्ट है एनसीईआरटी में। लेकिन क्वेश्चन एक बनता रहता है और उसको बनने के लिए एक बेसिक कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट के बिहाफ पे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए ये भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव के हिसाब से। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन 72 क्वेश्चन में कर रहा हूँ और क्या है वो देखते हैं। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स इज, क्या दे रखा, पहला चॉइस 6.022 10 to the 23, बी 12.044 10 to the power 23, सी 3.011 10 to the power 23, डी 6.022 10 by 22, ये 22 है। ये 46 ग्राम सोडियम अगर लिया जाए तो उसमें सोडियम के कितने एटम्स के पार्टिकल होंगे ये बताना है। सवाल ये दे रखा है 46 ग्राम सोडियम में सोडियम एटम पार्टिकल्स कितने होंगे, इनमें से 4 में से बताना है। कितनी बात सुन में ये दे रखा है। आगे चले हम लोग।
ये करेंगे हम लोग मोल कंसेप्ट से। मोल कंसेप्ट पता है क्या होता है? मोल कंसेप्ट दे रखा है, एवोगैड्रोस ने दे रखा है एक कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट, एवोगैड्रोस नंबर। क्या होता है मोल, पहले मैं बताता हूँ। जैसे ये लिखा हुआ है, मैंने यहाँ से थोड़ा सा ये मिटा दिया, यहाँ से मिट गया। इसके जो काले रंग थे, ये जो इंक के जो डस्ट पार्टिकल थे, वो मेरे उंगलियों में आ गए। मेरे उंगलियों में जो निशान है, मार्क्स लगे हुए हैं, ठीक है, रेखा बनी हुई हैं, रेखाओं से मात खाए जा रहे हो, क्या गम है जो तुम छुपा रहे हो। ये मेरे रेखाओं, हाथ के जो गैप्स हैं, इसमें ये पार्टिकल चले गए और हमसे ये कहा जा रहा है कि अब इसे गिन के बताइए कि कितने हैं। हमें तो दिख ही नहीं रहा कितने हैं, दिखता तो है ही नहीं है, इतने छोटे हैं कि ये दिख नहीं सकता, तो फिर गिनेंगे कैसे? जैसे हम लोग कहते हैं कि हवा में है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास अगर निकालेंगे तो 44 आता है। 44 मॉलिक्यूलर मास है, 44, लेकिन हमें एक भी कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल दिख नहीं रहे हैं। हमें बोला गया जा रहा है कि काउंट करिए, तो काउंट नहीं कर सकते। जब दिख ही नहीं रहा तो हम काउंट कैसे करेंगे? तो ऐसे चीज़ें जो चीज़ें हैं जो बहुत ही छोटा है, जो हम लोग देख नहीं सकते, तो उसको काउंट करने के लिए एक तरीका लिया गया है, और वो दिया है तरीका, नाम है उसका एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस एवोगैड्रोस थ्योरी बोल सकते हैं हम लोग, थ्योरी। एवोगैड्रोस ने दिया, क्या बताया है इस थ्योरी के हिसाब से? ये हाइपोथेसिस है, मतलब ये कोई एक होता है हाइपोथेसिस, मतलब अपना समझ के बताते हैं, फिर वही हाइपोथेसिस पे काम होते होते बाद में थ्योरी होता है, फिर लॉ भी बनते हैं। तो बहुत सारा एक स्टेज होता है। वेल, हम लोग देखते हैं एवोगैड्रोस ने क्या बताया कि वो जो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं जो हम लोग गिन नहीं सकते, उनको हम लोग अगर गिनना चाहेंगे तो गिन तो नहीं पाएंगे, लेकिन एक आइडिया से उसको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके निकाला है और बताया है कि हम लोग बता सकते हैं कि ये इतना होगा। तो क्या बताया कि जिसका जितना एटॉमिक मास है, आमतौर पे हम लोग का सभी मास जो है ना एटॉमिक मास AMU में देते हैं या U में देते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ही है, जैसे CO2 है, तो कार्बन का एटॉमिक मास है, होता है एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है। तो कार्बन का एटॉमिक मास है 12 और ऑक्सीजन का 16 है, और ये 2 ऑक्सीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 32 44। ये इसको हम लोग AMU भी बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, और अब जो है ना U से दिखाते हैं, ठीक है। 44 ग्राम 44 U का, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में दिख नहीं रहा है, उसका मास कितना 44 U या AMU एटॉमिक मास यूनिट। ये बहुत ही छोटा होता है। अभी जैसे होली के दिन अभी गए हैं, लोग होलियों में रंग लगाते हैं, अलग अलग कलर्स के रंग लगाते हैं। अगर वो जो रंग के जो पाउडर्स है, पाउडर अगर थोड़ा सा भी पाउडर लेके और दिया जाके बताइए कि इसमें कितने इस पाउडर के पार्टिकल्स हैं, तो गिना नहीं जाएगा वो, ठीक है ना, गिना नहीं जाएगा। जैसे कार्बन है, कार्बन मान लो कोयला है, कार्बन है, ब्लैक होता है, उसको पीस के लाया गया पाउडर को, तो थोड़ा सा दिया तो गिना तो नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम लोग कार्बन का एटॉमिक मास कितना 12, कार्बन का एटॉमिक मास 12, अगर हम लोग 12 ग्राम, कितना 12 ग्राम 12 ग्राम में लें, 12 ग्राम कार्बन पाउडर लाए तो अच्छा खासा कार्बन के पाउडर्स आ जाएंगे। लेकिन हम मास किस में ले रहे हैं? ग्राम में। यानी जो एटॉमिक मास AMU में U में दिखाते थे, अगर हम उसको ग्राम में दिखाएं, एटॉमिक मास को, कितनी बात सुनाई, एटॉमिक मास को ग्राम में दिखाएं, तो उतना ग्राम में लें, जितना उसका मास है, उसको एटॉमिक मास यूनिट ग्राम में लेते हैं, तो जितना उसका एटॉमिक मास है उतना ही ग्राम लेंगे, तो वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा। और 1 मोल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा एवोगैड्रोस के हिसाब से, वो होगा 1 मोल में
जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो 6.022 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। ठीक है ना, कितनी बात सुन में? एक मोल में। और एक मोल क्या हो, जितना उसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास है उतना ग्राम में लिया जाए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तो मॉलिक्यूल है, ये 44 है, यहाँ तो यू कार्बन डाइऑक्साइड दिख नहीं रहा, लेकिन अगर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ले, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ले तो वो एक मोल के बराबर होगा। और अगर एक मोल के बराबर होगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का पार्टिकल 6.022 10^23 होगा। कितनी बात सुनिए। तो जो भी है, एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आइंस हो, ठीक है ना, अगर उसका जितना मास है AMU में अगर उतना ही ग्राम में लें तो वो एक मोल के बराबर होगा। और एक मोल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे 6.022 10^23 होगा। जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल लिख के दिखाता हूँ, ये समझ में आ रहा है? ये जैसे बताया क्या कि ये जो है, मान लो ये हमारा कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास यूनिट जो ना 12 है, एटॉमिक मास 12 है। अगर हम लोग 12 ग्राम में लें तो ये एक मोल के बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा। और अगर एक मोल होगा तो कार्बन का 12 ग्राम में कितने एटम्स होंगे? 6.022 10^23 पार्टिकल्स होंगे। ठीक है ना। अगर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं तो कितना होगा इसका मास? 44U, लेकिन 44U नहीं, हम लोग ग्राम में ले लेते हैं। 44 ग्राम लेंगे तो ये एक मोल हो जाएगा, और ये एक मोल में 6.022 10^23 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। मान लो हम लोग वाटर लेते हैं, वाटर है H2O, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 18। हाइड्रोजन के 2 हो जाएंगे, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, 2 है तो 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो इस तरह से 16 है तो 18 हो गया। 18 ग्राम में अगर लेते हैं, 18 ग्राम वाटर लें, 18 ग्राम, तो उसमें वाटर का एक मोल कहलाएगा, ये 1 मोल कहलाएगा ये। ठीक है ना। और एक मोल में 6.022 10^23 वाटर के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो कितनी बात समझ में आ रही है? अगर मैं किसी और का, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, ये एक मॉलिक्यूल है, इसका टोटल मास निकालेंगे हम लोग तो 98 आएगा। कैसे? देखो, हाइड्रोजन का 1 है, 2 से मल्टीप्लाई किया, सल्फर का 32 आता है, क्योंकि एटॉमिक मास जितना होता है आमतौर पे एटॉमिक नंबर जितना होता है एटॉमिक मास उसका डबल होता है ऑलमोस्ट। तो जैसे 16 है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, 16, तो उसका मास होगा 32। ऑक्सीजन का 16 है, ऑक्सीजन का 16 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये तो 64 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये टोटल 98 हो जाएगा। ठीक है। तो 98 ग्राम अगर सल्फर H2SO4 लिया जाए, 98 ग्राम, तो ये एक मोल के बराबर होगा। ठीक है ना। और ये एक मोल होगा तो इसमें 6.22 10^23 सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होंगे, सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होंगे। एक कंप्लीट मॉलिक्यूल H2SO4 1, H2SO4 2, H2SO4 3, 98 ग्राम अगर लेते हैं तो इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। डजन का नाम सुना? डजन, डजन में होता है, कितने होते हैं? 12। कोई भी चीज़ ले, जैसे 1 डजन बनाना लिया तो 1 डजन लेंगे तो डजन का मतलब ये 12 हो गया। आगे लिखा हम लोगों ने बनाना तो 12 केले हो जाएंगे। 1 डजन बैंगल्स, तो 1 डजन बैंगल बोला तो 1 डजन में तो 12 होते ही होते हैं, बैंगल्स मतलब चूड़ी होता है तो 12 चूड़ी हो जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही बोला क्या कि अगर हम लोग डजन के आगे कुछ भी लिखते रहे आएगा 12 ही। ऐसे ही बोला कि मोल के आगे कुछ भी लिखते रहे, एटम्स लिखे, मॉलिक्यूल्स लिखे, आइंस लिखे, आएगा 1 मोल अगर है तो इतना ही नंबर आएगा, 6.022 10^23। ये एक मोल में होता ही होता है। बाकी अगर हमने एटम लिया तो एटम लिखेंगे, मॉलिक्यूल लिया तो मॉलिक्यूल लिखेंगे, आइंस लिया तो आइंस लिखेंगे, और आगे हम बताएंगे। कितनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो जो भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितना उसका मास होता है अगर उतना ही ग्राम में लिया जाए तो वो एक मोल के बराबर हो जाता है। और जो एक मोल होता है उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो 9.022 10^23 के बराबर होते हैं।
कितनी बात में आगे चले तो कितना मास दे रखा है, किसी भी एटम का कितना मास दे रखा है, सबसे पहले हम लोग उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे कितनी, ठीक है ना। तो एवोगैड्रोस थ्योरी के हिसाब से हम लोग इसको ये नोट्स कर लें, समझ में आ रहा है, आप लोग भी आ रहा है समझ में, नोट कर लिए, इसे मिटा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। अब क्या बताया कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन एटम है तो एटॉमिक और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। अगर एटम है तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे है ना, सोडियम का गिवन मास है 46, लेकिन सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, एटॉमिक नंबर 11 है मगर इसका मास 23 है। तो इसका गिवन मास सोडियम का कितना दे रखा है, गिवन मास दे रखा 46, लेकिन इसका एटॉमिक मास सोडियम का होता है 23, तो ये 2 मोल्स के बराबर हो गए, ठीक है। कितनी बात में, तो ये एक नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपन एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाता है। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स हैं, फिर एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई, एवोगैड्रोस नंबर से मल्टी, इसको 6.02 × 10⁻23 को एवोगैड्रोस नंबर भी बोलते हैं हम लोग, तो एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे इसमें बोला गया कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2, एवोगैड्रोस नंबर कितना 6.02 × 10⁻23, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12.044 10⁻23, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कितनी बात में, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ये भी एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए। तो ये नंबर ऑफ मोल्स में ये 2 फॉर्मूले बहुत ही कॉमन है और अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं, पीछे के पेपर कराएंगे तो दिखाएंगे कैसे कैसे आए हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने, गिवन मास अपन एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना चाहते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हुए हैं और एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल के आ जाएंगे। तो ये 2 दे रखा है। कितनी बात सुन में आ रहा है समझ में, कैसा लग रहा है हमारा ये सोल्यूशन देने का तरीका, केमिस्ट्री। वैसे तो मैंने मैथ भी कराया, सोल्यूशन फिजिक्स भी कराया, मैं केमिस्ट्री भी करा रहा हूँ। ये सभी सब्जेक्ट फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री 9th 10th सभी में पढ़ाता हूँ। आप सोल्यूशन देख लिए मैं कैसे करा रहा हूँ, ऐसे भी चैप्टर भी मैं पढ़ाता हूँ। अगर किसी को AMU में एस्पिरेंट है, बायोलॉजी भी मेरे पास टीचर आते हैं, GK इंडो इस्लामिक कल्चर के टीचर आते हैं, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट मेरे पास है। और किसी भी बच्चे को अगर सिलेक्शन AMU का एस्पिरेंट है और चाहते हैं कि मैं एडमिशन लूँ, ठीक है, तो मैं 70% पेपर मेरे हाथ में आता है। कैसे, 30 क्वेश्चन मैथ का है और लगभग 30 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ जाते हैं, 30-32 क्वेश्चन, यानी 60% जो क्वेश्चन मेरे हाथ से होता है, यानी मैं पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको AMU में एडमिशन चाहिए तो मुझसे जुड़िए, ऑनलाइन ऑफलाइन। दूसरे कोचिंग में भी जुड़ सकते हैं, मगर उनके अलग अलग टीचर होते हैं, कभी कोई आता है कभी नहीं आता, जल्दी जल्दी में आते हैं, पढ़ा के चले जाते हैं। जो ज़रूरत है अपना क्लास होता है, बहुत शॉर्ट टाइम होता है, पीरियड के हिसाब से। कभी होता है कि भाई ज़्यादा पीरियड होएगा तो टीचर को ज़्यादा पेमेंट देना पड़ेगा, तो इसीलिए टीचर का पीरियड को कम करके ज़रूरत की चीज़ें पढ़ा के ख़त्म कर देते हैं। लेकिन चूंकि ये मेरा सब्जेक्ट है, मैं पढ़ाता ही हूँ, तो मेरे यहाँ टाइम बाउंड नहीं है। जो टीचर आएंगे उन्हीं का टाइम होता है कि वो कितने बजे आएंगे, पढ़ा के जाएंगे, 1 घंटे जो भी है। लेकिन मेरा जो टाइम होता है मेरी मर्ज़ी के हिसाब से होता है। मैं जब फ्री हूँ, जितना फ्री हूँ उतना मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब NCERT के और जो भी क्वेश्चन आता है रिलेवेंट वो सब मैं कराता हूँ। और सिलेक्शन अगर आप जो एस्पिरेंट है, स्टूडेंट्स है, गर्ल्स या बॉयज़, अगर उसे चाहिए सिलेक्शन तो मैं उसे करा के देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग AMU को क्रैक करना चाहते, +2 में आना चाहते हैं, तो
तो आप हमसे जुड़िए, मुझसे जुड़िए, ऑनलाइन ऑफलाइन। हमारे पास ऑफलाइन भी है, बॉयज़ गर्ल्स का रखने का हम लोग इंतज़ाम भी कराते हैं, हॉस्टल भी है, मेस का भी हम लोग इंतज़ाम कराते हैं, सारे फैसिलिटी देते हैं हम लोग। ठीक है, अगर कामयाबी चाहिए तो हमसे जुड़िए। वैसे तो भाई अगर हमसे नहीं जुड़े, कहीं ना कहीं तैयारी होगी, कोई ना कोई कराएगा ही, जो कम कराया वो कम कराया, जो ज़्यादा कराया ज़्यादा कराया, लेकिन वो वहाँ पे रूटीन होता है। मैं खुद अपने से बिल्ड करता हूँ, बताता हूँ, और आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन में कराऊंगा जो मैंने खुद बनाया है, आपको किसी भी गाइड में या बुक में नहीं मिलेगा। आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे वीडियो जो मैं बनाता रहता हूँ, अपलोड करता रहूँगा। ऐसे सवाल बना के दूँगा, जो नया मैंने बनाया है, ऐसे सवाल हैं जो आपको ना किसी गाइड में मिलेगा, ना किसी के किताब में मिलेगा, ना कोई पढ़ाएगा उसको। ऐसे पढ़ाने में पढ़ा देते होंगे, ऐसा कुछ नहीं कहूँगा मैं, लेकिन मैं जो हूँ, मेरे पास जो कंटेंट है, क्वेश्चन बैंक है, वो बिल्कुल टू द एनसीईआरटी है, क्योंकि वो सब मैंने डेवलप किया है। और उसको करेंगे तो उसके, चूँकि इनका पेपर एएमयू का जो पेपर बनता है वो बहुत ही एनसीईआरटी को लेके चला जाता है और बहुत ही बैलेंस करके लेके चलते हैं। तो उसको आप इधर उधर की किताब, ये किताब, वो किताब, फलाना किताब पढ़ेंगे तो आपको टाइम ही जाएगा। ठीक है ना। और जिससे क्रैक होता हो, जिससे क्रैक होता है वो चीज़ नहीं मिल पाएगा। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, कहीं मैं वो तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये है कि अगर आप चाहते हैं क्रैक करना तो मेरे साथ जुड़िए, आपको क्रैक कराएंगे तैयारी करके। ठीक है। एएमयू का, एंट्रेंस का, अभी मैं तो सोल्यूशन बनाऊंगा, आप पेपर देखिएगा, मैं कराने का तरीका देखिएगा, आपको इस तरह सब समझ में आएगा। जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। ठीक है। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मैंने चैनल को, ताकि फ्यूचर में आपको जब एहसास हो तो मैं हूँ वहाँ पे, मेरा चैनल आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है। किसी को कोई चीज़ जानना हो, पूछना हो, समझना हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। कोई अगर हमें कोई सजेस्ट करना चाहे, फ्रीली सजेस्ट कर सकता है, मैं उसके सजेशन को वेलकम करूँगा। मैं चाहूँगा कि मुझे कोई और अच्छे से बताए कि मुझे और क्या करना चाहिए। मैं कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सजेस्ट करो कि और बेहतर और क्या ज़रूरत है आप लोगों की, मैं वो भी, उस पर भी वक्त के ज़रूरत के हिसाब से मुझे महसूस हुआ तो मैं बनाऊँगा। ठीक है। थैंक यू। अगला क्लास में फिर मैं इसके बाद का कराऊँगा। ओके, आज इतना ही। थैंक यू।